शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो नहीं है। अंदर ही अंदर जो पार्टी में गुटबाजी है, अंदर ही अंदर जो एक दूसरे को सहमत का खेल चल रहा है, अंदर ही अंदर पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में जो गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। आज हम इस मुद्दे पर देश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित से बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहता हूं। नंबर एक, रीवा में हमने देखा है कि जो वहां के सांसद हैं जनार्दन मिश्र, उनका सीधा विवाद हो रहा है। वहां के जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के वहां दो गुट हो चुके हैं। क्लियर दो गुट दिखाई दे रहे हैं, हालांकि गुट तीन है, तीसरा गुट राजेंद्र शुक्ला का भी है वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी में जो गुट बढ़ गए हैं रीवा, पूरे बिंद में यही हालत है वहां। अब मैं आपको लेके आता हूं, जो छतरपुर जिला है, छतरपुर टीकमगढ़ जो संसदीय क्षेत्र है, वहां केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक और वहां पर जो स्थानीय नेता हैं, चाहे विधायक ललिता यादव हों, चाहे पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह हों, या मानवेंद्र सिंह के बेटे जो कामाख्या सिंह है जो विधायक हैं, इनमें भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी सड़क पर चल रही है। खुल के एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इवन वीरेंद्र खटीक ने जिस तरह अपने सांसद प्रतिनिधि लगभग 50 से 60 बनाए थे, उनका इतना विरोध हुआ और भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता स्थानीय है, उनने तो कोर्ट का नोटिस तक दे दिया अपनी ही पार्टी के सांसद को और अंततः उनको सारे अपने जो प्रतिनिधि है वो हटाने पड़े। तीसरा और बड़ा विवाद हम देख रहे हैं सीपरी में हालात ये हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही दो गुटे, एक ब्राह्मणों का और एक लोधी का। वहां लोधी जो पिछोर से विधायक हैं प्रीतम लोधी, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सारे ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला, रैली निकाली, मुर्दाबाद के नारे लगाए और विधायक प्रीतम लोधी को गिरफ्तार करने तक की मांग की। सीपरी में भारतीय जनता पार्टी के जो जिला उपाध्यक्ष हैं दिलीप मुदगल, उनका और लोधी का जो झगड़ा है वो बिल्कुल सड़क पर दिखाई दे रहा है। ये तो स्थानीय दो चार ऐसे मामले हैं जो स्थानीय स्तर पर, लेकिन मध्य प्रदेश में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उनका ना तो कार्यकाल बढ़ाया गया है और ना ही उनकी जगह कोई नया अध्यक्ष आया है। ऐसा लगता है कि उनको अध्यक्ष बना रखा है, लेकिन वे अधर में हैं। तय नहीं है कि वे उनको दूसरा कार्यकाल दिया जाएगा या उनकी जगह पर कोई अन्य आएगा। और यही कारण है कि तमाम सारी चीजें उलझी हुई दिखाई दे रही हैं। अभी जब आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान था वो पूरी तरह से बीडी शर्मा के ऊपर निर्भर कर दिया गया था, लेकिन बीडी शर्मा के पास अपनी टीम है, बीडी शर्मा के पास अपना कौशल है। बीडी शर्मा ने अपने अपने स्टाइल में इस आंकड़े को कैसे भी 1 करोड़ तक पहुंचाया। तमाम सारे विवाद हुए हैं इसको लेकर, तमाम सारे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने जबरन बनाए हैं, स्कूल में बनाए हैं, आंगनबाड़ी में बनाए हैं, राशन की दुकान पे बनाए हैं। लेकिन कुछ भी हो, बीडी शर्मा जी ने 1 करोड़ से ऊपर मेंबर बना के दे दिए हैं। जबकि हमने देखा कि किसी भी बड़े मंत्री ने सदस्यता अभियान में वो भूमिका नहीं निभाई जो भूमिका की उम्मीद की जा रही थी। इसी प्रकार से एक चीज ये भी भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्र बार बार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और संगठन में कहीं ना कहीं दूरी हो गई है। संगठन के जो संगठन महामंत्री हैं हितानंद शर्मा जी, उन्हें फिलहाल महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वो महाराष्ट्र चुनाव में बिजी हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि हितानंद शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच में इतनी अच्छी केमिस्ट्री हो गई है कि हितानंद जी सारी चीजें भी मुख्यमंत्री के साथ शेयर कर रहे हैं। उतनी चीजें जो बीडी शर्मा के साथ करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक और खबर है, और ये खबर भी बड़े चौंकाने वाली है कि सूत्र बता रहे हैं, इसकी मेरे पास में कोई अधिकृत सूचना नहीं है, कि निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर हितानंद शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव ने एक सूची बना ली थी लगभग 20-22 लोगों की। सूची बनाने के बाद में अंतिम रूप देने के लिए बीडी शर्मा जी को भी सूचना दी थी कि आप आ जाएं तो इसको फाइनल कर लें। लेकिन बीडी शर्मा जी किसी भी तरीके से उस बैठक में नहीं गए जहां ये फाइनल होना था। लेकिन जैसे ही बीडी शर्मा दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में उन्होंने जो जिम्मेदार बड़े केंद्रीय नेतृत्व में उनकी जानकारी में ला दिया कि अभी हम लोगों ने सहमति नहीं बनाई है यो निगम मंडल की सूची पर।
और यही कारण है कि मोहन यादव की ओर से जो 22 लोगों की सूची दिल्ली भेजी गई, वो दिल्ली में ही अटक कर रह गई है। आखिर जो सत्ता संगठन में जो दूरी है, जो स्थानीय स्तर पर जो विरोध हो रहा है, उसे लेकर अभी तक हमने ये देखा कि कहीं से भी किसी प्रकार का भी विवाद बीजेपी में होता था, तो संगठन की ओर से फोन जाता था, संगठन की ओर से उन्हें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बुलाया जाता था, वहाँ हिदायत दी जाती थी और उसके बाद में उनसे कहा जाता कि दोबारा यदि आपने इस तरह का किया तो ठीक नहीं होगा। तो अब ये जो परंपरा थी संगठन की हिदायत देने वाली, वो परंपरा पिछले कई दिनों से बंद दिखाई दे रही है। कहीं किसी बड़े नेता को बुला के समझाइश देने की कोशिश नहीं की गई है। एक और बड़ी खबर है और वो खबर है बीना से। कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी में तो आ गई हैं, लेकिन आप देखिए जून के पहले ही जो लोकसभा चुनाव थे तब आ गई थी और तब से लेके आज तक वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री खुद बीना होके आ गए हैं, जो जो उन्होंने कहा सारी घोषणाएं कर दी है, केवल जिला बनाने की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद भी बीना सप्रे आज तक इस्तीफा नहीं दिया है। अब हमारे सूत्र बता रहे हैं निर्मला सप्रे को विधानसभा स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत नोटिस थमा दिया है। शायद इस नोटिस के बाद वो इस्तीफा दे दें, लेकिन पिछले दिनों निर्मला सप्रे भोपाल आई, उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी स्पीकर से मुलाकात की और उनसे निवेदन किया कि मुझे जवाब देने के लिए एक आध महीने का टाइम दे दीजिए। तो कुल मिलाकर निर्मला सप्रे भी पार्टी के स्पष्ट निर्देश के बाद भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इधर सागर से भी खबरें आ रही हैं कि भूपेंद्र सिंह जी कहीं ना कहीं नाराज हैं। वे चाहते थे कि खुरई को जिला बनाया जाना चाहिए और जब मुख्यमंत्री जी बीना पहुंचे तो भूपेंद्र सिंह जी वहां नहीं थे। बहुत सारी चर्चाएं हुई उसे लेकर। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि लोकसभा स्पीकर भी सागर आए थे वहां एक जैन मुनि के दर्शन करने के लिए, तो वहां लोकसभा स्पीकर के साथ भूपेंद्र सिंह की बजाय मध्य प्रदेश के जो नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं पूरे समय गोविंद राजपूत उनके साथ रहे। स्पीकर उनके घर भी गए, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। तो क्या भूपेंद्र सिंह जी इस समय नाराज चल रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे मुद्दे हैं जिन पर आज मैं डिस्कस करने आया हूं बड़े पत्रकार, देश के बड़े पत्रकार, मध्य प्रदेश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास, क्योंकि अरुण दीक्षित जी जो बोलते हैं वो खरा खरा बोलते हैं और मेरे तमाम सारे दर्शक बार बार फोन करके कहते हैं कि जो गंभीर विषय हैं उस पर अरुण जी के अलावा और किसी से बात नहीं करना। तो अरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, मैंने इतनी बड़ी भूमिका बनाई है, मैं चाहता हूं कि आप एक एक करके इन मुद्दों को जब डीकोड करें कि ये हो क्यों रहा है। सबसे पहले हम बिंद चलते हैं। बिंद में जो हालात बन गए हैं वहां 3 गुट हो रहे हैं। वहां सिद्धार्थ तिवारी का गुट है, जनार्दन मिश्र का गुट है और राजेंद्र शुक्ला। तो ये स्थिति हो गई है मेरी जानकारी के अनुसार, उनकी मंत्रिमंडल में ये स्थिति है राजेंद्र शुक्ला की कि वो कह रहे हैं कि भैया या तो विभाग बदल दो मेरा, या फिर मंत्रिमंडल वापस ले लो, क्योंकि उनकी चल नहीं रही है हेल्थ में। रविंद्र जी, सबसे पहले एक लाइन में इस सबका सार निकालते हैं। बीजेपी अब कांग्रेस हो गई है। जितने जितने गुण कांग्रेस के थे, आप देखिए, याद करिए कि कांग्रेस को किसी को निपटाने के दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो अजीत जोगी, श्यामाचरण शुक्ला, ये तमाम चीजें लगातार चलती रहती थी और इतना अंतर कलह मची रहती थी कि किसी बीजेपी को तब कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी। ठीक वही स्थिति आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की है। बीजेपी कांग्रेस हो चुकी है। 32 में से 8 मंत्री, 25% कांग्रेसी मंत्री हैं। अधिकांश जिलों में कांग्रेसी जो हैं अहम भूमिका में हैं। अब एक एक करके शुरू करते हैं। हो क्या रहा है जब नेतृत्व पर बात आती है? आपने जिस क्रम से बताया, हम उल्टे चलते हैं। दरअसल समस्या कहाँ आई है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को विधायकों ने नहीं चुना है, उन्हें दिल्ली ने चुना है और वो दिल्ली के निर्देश पर हैं। उन्हें उनके चुनाव में या उनके किसी काम में संगठन की कोई भूमिका नहीं थी। संगठन तो शिवराज सिंह के साथ मिलकर काम कर रहा था। तो अब वो जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं और उन्होंने किया भी है। सबसे पहले आपने जो बात कही, क्या हो रहा है, हितानंद शर्मा की ऐसी कोई बड़ी स्थिति नहीं थी, लेकिन अगर वो अध्यक्ष को छोड़ के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर चीजें तय करते हैं। सबसे पहले विधायक दल की जो गठन हुआ है उसमें अध्यक्ष को नहीं पूछा गया। उसके बाद जो है जब चीजें आई, सबसे बड़ा मुद्दा आज मध्य प्रदेश में है वो है निगम मंडलों के गठन का, क्योंकि पिछले दिनों अधिकारियों को हटा के मंत्रियों को दिया गया था और अब लगभग 10 महीने होने को आए हैं और
अभी सारे पदाधिकारी बीजेपी के, उनको लग रहा है कि उनका बड़ा हिस्सा कांग्रेसियों को दिया जा रहा है, तो वो लगातार ये दबाव बना रहे हैं। लेकिन चूंकि केंद्र का नेतृत्व 2 व्यक्तियों तक सीमित है, वो किसी की सुनते नहीं है, मोहन यादव की भी सुनी नहीं जाती, उनको निर्देश दिए जाते हैं। तो जो आपने कहा, मेरी जानकारी है कि वो गए थे लेकिन उनको वापस लौटा दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने जो चुनौती है वो है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर झारखंड और फिर दिल्ली। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आके और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से सवाल पूछ के 5 सवाल जो पूछे हैं, उन किसको कटघरे में खड़ा किया है? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को। सारी चीजें, वो चीजें जो संघ के सिद्धांतों के खिलाफ हैं, वो नरेंद्र मोदी के खाते में पड़ी हैं। इसलिए आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कोई बड़ा फैसला नहीं होगा। मोहन यादव जो कर रहे हैं, मोहन यादव ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो अपने स्तर पर अपने ढंग से शिवराज सिंह चौहान के कई करीबियों को उन्होंने इधर उधर किया है, बहुत सारे फैसले पलटे हैं, अपनी जगह है। लेकिन जो लड़ाई शुरू हुई है जमीन पे, छतरपुर से शुरू करते हैं। कांग्रेस से आए नेता उस व्यक्ति पर सवाल उठा रहे हैं जिसका 3 पीढ़ी का खाटी संघी परिवार है, वीरेंद्र कुमार खटीक, उनके पिता संघ में थे, उनका पूरा परिवार उनके बहनोई राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, वो दलित नेता हैं। और एक राजपूत नेता खड़े होकर कैमरे पे, और बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद विधायक ललिता यादव, उन्होंने भी सवाल उठाया, अरे भाई केंद्र में मंत्री हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी राजनीति हुई कि उनके एक प्रतिनिधि के खिलाफ पॉस्को का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये अगर इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? यही सब कांग्रेस में होता था जो अब बीजेपी में हो रहा है। उनको अपने प्रतिनिधि हटाने पड़े, ये अलग बात है, लेकिन सरकार आपकी है और पॉस्को का मुकदमा उस व्यक्ति पे दर्ज हो जाए जो सांसद ने अपना प्रतिनिधि बनाया है। वहां भी क्या है? वहां भी लड़ाई जो है SC वर्सेस ऑल है। अब उस लड़ाई का खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीरेंद्र कुमार तो फिर चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि वो बरसों से जमीनी कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिन लोगों ने, चाहे वो मानवेंद्र सिंह हो, चाहे कामाख्या सिंह हो, चाहे ललिता यादव हो, इनसे संगठन को कायदे से सवाल पूछना चाहिए और पूछना होगा। दूसरी चीज आती है शिवपुरी की, प्रीतम लोधी के खिलाफ शिवराज सिंह की सरकार के दौरान क्या क्या कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि उनका सरनेम लोधी है, उमा भारती ने उनको टिकट दिलाया, रोग आकर जिसे भी कराया। अब एक अपराधी, आज भी रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं कि अपराध खत्म हो गए। विधायक बन जाने से क्या होता है? क्या मूल बदल जाएगा क्या? वहां भी जो शिवपुरी में हुआ है, इस तरह एक बीजेपी के उपाध्यक्ष के घर के ताले तोड़े गए, नहीं, बड़ा मुद्दा बन गया। नहीं, वही कह रहा हूं कि जो हुआ है एक पार्टी में लोग, लेकिन बात तो यह है कि बाहुबली कौन, वो दिखाने के लिए उन्होंने किया है। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? पार्टी भुगतेगी। रीवा की बात करें, रीवा में आप याद करिए कि श्री पहले राजेंद्र प्रसाद शुक्ल उभरे और उन्होंने बाकियों को सबको किनारे कर दिया। बैठे हैं आज विधानसभा अध्यक्ष थे गिरीश गौतम, कहाँ हैं? ताकतवर बने। और राजेंद्र शुक्ल भी पुराने कांग्रेसी हैं, जो वह कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने भी खड़े हो गए। क्योंकि भाई जब आप ले रहे हो श्रीनिवास तिवारी के पौत्र को, जब आपने पार्टी में लिया तो टिकट दिया, वो चुनाव जीता है। अब जनार्दन मिश्र जब अगर किसी तिवारी जी पर सवाल उठाएंगे, अपने श्रीनिवास तिवारी जी रीवा में बिंद के सफेद शेर कहे जाते थे। अर्जुन सिंह भी जब वो कांग्रेस में, अर्जुन सिंह भी उनके आगे दबते थे। अर्जुन सिंह ने, याद करिए, अर्जुन सिंह ने उनको 91 में लोकसभा चुनाव हरवाया था भीम सिंह पटेल से, और उसके बदले में उन्होंने क्या किया था कि अर्जुन सिंह जीते जी फिर लोकसभा नहीं पहुंच पाए। तो ये जो वहां का खेल है, तिवारी जी के परिवार को माइनस नहीं कर सकते। जनार्दन मिश्रा खेले हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आएगी बात किस पर? संगठन पर। अब राजेंद्र शुक्ल पर, चूंकि वो उनके ऊपर लक्ष्मी की भी कृपा है, बाकी सब है, उप मुख्यमंत्री का दर्जा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जब राजनीति होती है तो ये चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। वो खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा। अब संगठन में आ जाइए। आज मध्य प्रदेश की जो परिस्थिति बनी है, इंदौर में देख लीजिए। अगर आप बात कह रहे थे कैलाश विजयवर्गीय कहाँ है, उनकी भूमिका क्या है? तो महाराष्ट्र में समय बिता रहे हैं। नहीं, महाराष्ट्र नहीं, मुख्यमंत्री में कोई रविंद्र जी, मुख्यमंत्री ने इंदौर का प्रभार लिया, वो प्रभारी मंत्री हैं, और उनके कैबिनेट का एक मंत्री कहता है कि इंदौर में नशे का कारोबार बंद होना चाहिए। तो किसको चुनौती है? कौन है?
तो ये जो चीजें हो रही हैं, यही सरकार के खिलाफ बयान है। नहीं, लेकिन मैं तो आज भी कहता हूं कि मुख्यमंत्री ने इंदौर जिले का प्रभार लिया क्यों? और अब आप कर क्या रहे हैं? इतना रोज बलात्कार और अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, क्या हुआ इंदौर को? आर्थिक राजधानी है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ऐसी परिस्थिति जो है वो उज्जैन में भी है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं तो वहां परिस्थितियां नहीं है। वहां शराब के ठेके को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, दिल्ली तक बातें पहुंची हैं। पूरे उसमें अगर आप देख लें, मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थिति बनी हुई है वो पूरी तरह से कांग्रेस हो गई है। जो कुछ चीजें, जितने गुण कांग्रेस के थे वो आत्मसात कर लिए हैं इन्होंने। भोपाल में जो आपने कहा हितानंद जी ने जो किया है, हितानंद जी की इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि ये शय दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त किया नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने। मध्य प्रदेश का संचालन पूरी तरह से अमित शाह कर रहे हैं। अब कुछ चीजें देखिए आप, सांची का टेक ओवर हुआ है, मुख्यमंत्री सफाई देते घूम रहे हैं, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि उज्जैन में 400 करोड़ का सांची का प्लांट बना है। सांची को डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चलाएगा, वो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ही अमूल चला रहा है, तो बैक डोर से अमूल के पास चला जाएगा। ये कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारी चीजें हुई हैं। और इसके अलावा जो मुद्दा आपने उठाया था, क्या किसी सरकार में इतनी हिम्मत हो सकती है कि सबूत के साथ आप चीजें रखें कि जल संसाधन विभाग में एक कंपनी ने सैकड़ों करोड़ एडवांस लिए, कोई काम नहीं किया, सालों गुजर गए, और उसी कंपनी को 4 और विभाग मिला के हजारों करोड़ के, 8 से 10 हजार करोड़ के ठेके दे दिए गए। क्यों? क्योंकि उसको दिल्ली का संरक्षण है, कोई मोहन यादव की हैसियत नहीं कि उसको रोक ले, देना पड़ेगा। तो अब ये क्या होगा? अब जो होना है, बहुत ज्यादा देर तक चीजें दबी नहीं रह सकती। जहां सवाल उठ रहे हैं, आप देखिए हरियाणा में बीजेपी के अंदर कितनी बगावत हुई, महाराष्ट्र में भी ये होना है, और मध्य प्रदेश की परिस्थिति ये है कि आने वाले दिनों में किसी भी दिन यहां बम फूट सकता है। आप तैयार रहिए। एक बड़ा सवाल मेरा ये है, ग्वालियर चंबल संभाग में एक छत्रराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का माना जाता है, वहां 2 नेता लड़ रहे हैं और सिंधिया जी की चुप्पी, इसका क्या रहस्य है? देखिए, सिंधिया जी अपने काम से काम रखते हैं। सिंधिया जी ने जो है, अब सिंधिया जी को भी तो चुनौतियां हैं। सिंधिया जी ने ग्वालियर में सभा की, उसके बाद वहां जो सांसद है उन्होंने अलग मीटिंग की। तो सिंधिया जी को कौन नेता मान रहे हैं भाजपा? क्या सीधे सीधे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या नरेंद्र सिंह तोमर, जयवंत सिंह पवैया, अनूप मिश्रा और बाकी लोग क्या सिंधिया जी को अपना नेता मान रहे हैं? सिंधिया जी को मोदी जी ने अपना दामाद माना है, क्यों? गुजरात के दामाद हैं, लेकिन इन्होंने नेता नहीं माना है। परिस्थितियां हैं कि ये चुपचाप बैठे हैं। क्या इन पूरे हालात के लिए ये जिम्मेदार नहीं है कि आपने मध्य प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ना तो उनका कार्यकाल बढ़ाया है और ना ही उनकी जगह किसी की नियुक्ति की है, अधर में जो लटका के रखा है बीडी शर्मा जी को? आपको नहीं लगता कि इसके पीछे एक कारण ये भी कि यहाँ एक दमदार स्थायी अध्यक्ष होना चाहिए? देखिए, अब ये तो आप भूल जाइए कि जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, देश के किसी भी राज्य में कोई भी दमदार नेता या स्थायी नेता नहीं किसी पद पे आएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देख लीजिए, सारे रबर स्टैंप और सारे जेबी नेता रहेंगे। आप छोड़िए अध्यक्षों का, संगठन में तो जिसको चाहे कर सकते हैं। विष्णुदत्त शर्मा विद्यार्थी परिषद से आए हैं, युवा, मतलब एक तरह से कहें तो बचपन से लेके अब तक ये उनका अपमान कर रहे हैं। भाई उनको कहीं एकोमोडेट, मान लीजिए इतनी अच्छी जीत के बाद, तो जब केंद्र में सरकार बनी थी मंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनके आगे सरनेम शर्मा नहीं बन पाए। वो सबसे बड़ी चीज ये है कि अब बीजेपी सीधे सीधे ये विरोध तो कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की बात का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसको बनाया मंत्रिमंडल में, किसको लिया है? बीजेपी में आज ब्राह्मण और बनिए और राजपूत नेताओं की क्या स्थिति है? कहां पहुंचे? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए जब 6 लोगों को दिल्ली से भेजा गया था, 7 लोगों को, तब आप किसका नाम ले रहे थे? और मुख्यमंत्री बना कौन? जो चौथी लाइन में बैठा था। तो ये जो खेल है, ये पूरी तरह से अमित शाह जो खेल रहे हैं, जो बिल्कुल भाईगिरी हो रही है। भाईगिरी का मतलब वसूलीगिरी जो हो रही है मध्य प्रदेश से, उसमें वो चाहते हैं कि ऐसे ही चले, ये लड़ते रहें और माल वहां पहुंचता रहे। मैं थोड़ा सागर के मामले में समझना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह जी चाहते थे और वो गलत नहीं थे। देखिए, वहां वो विधायक है, उनने प्रॉमिस किया था कि मैं खुरई को जिला बनवाऊंगा, क्योंकि खुरई बहुत प्राचीन नगर है और खुरई तमाम जो बीना जिला उसके बिल्कुल बीच में पड़ता है, तो ये उनका एक संवैधानिक अधिकार था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह जी भी नाराज हैं। भूपेंद्र सिंह हर पूरे एक तरह से कह लीजिए सीन से गायब जैसे हो गए हैं, और वो भूपेंद्र सिंह जो मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं,
वो भूपेंद्र सिंह जिनको मुख्यमंत्री का नाक का बाल समझा जाता रहा 18 साल तक, आज भूपेंद्र सिंह जी पूरी तरह परिदृश्य से ही गायब है। जब शिवराज सिंह हटा दिए जगह भूपेंद्र सिंह का क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह हटाया गया कि जो आदमी 163 सीट जीत के आया उसको आपने एक झटके से निकाल फेंका, तो अकेले भूपेंद्र सिंह नहीं, भूपेंद्र सिंह को सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि वो शिवराज सिंह के काफी करीबी हैं। वो उन्होंने सिंहस्थ कराया था उज्जैन का, सारे काम किए और बड़े विश्वस्त रहे और बड़े गंभीर हैं, कभी वो बोलते नहीं है। लेकिन उन्होंने, अब उनके साथ क्या हो रहा है, जब शिवराज सिंह को अपमानित करके किनारे कर दिया तो उनको कैसे आने देंगे? बिना विधायक हैं वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं। संगठन बार बार, क्योंकि अभी संगठन को चुनाव की घोषणा करानी है, वो चाहते हैं विजयपुर और बुधनी के साथ बीना के भी चुनाव हो जाए, लेकिन वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं हो रही हैं। वो कैसे इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनकी विधायकी चली जाएगी। या इसके बाद लगता है कि यदि बीना को जिला नहीं बनाया तो वहां चुनाव जीतना मुश्किल होगा। मुझे अब ऐसा लगता है कि आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, अगर आप आम चुनाव दोबारा करा लें तो बीजेपी की सरकार भी नहीं बन सकती है। जितने उपचुनाव होंगे, साम दाम दंड भेद से ये जीत तो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ चुनाव आयोग से लेके सब। आप एक और कह रहे हैं जीत नहीं सकते, दूसरी ओर कह रहे हैं जीत तो सकते हैं। एक उपचुनाव की बात कर रहे हैं। आम चुनाव अगर ईमानदारी से होंगे, केंचुआ अगर अपना काम सही ढंग से कर जाएगा तो नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि इतना अंतर विरोध है, इतने परेशान है भाजपा का। मतलब जनता में विरोध है या पार्टी के अंदर अंतर विरोध है? तो पहले भी इनके साथ नहीं थी, जो हुआ है वो आप और हम सब जानते हैं। असली विरोध अब वो पार्टी का कार्यकर्ता जो अब बूढ़ा हुआ जा रहा है, जिसको बड़ा नहीं माना गया, अब इन्होंने नए प्रयोग किए। अचानक 50 वाले को घर करके 35 साल वाले को लाए, तो वो जो 50 वाला है वो कहां जाएगा? पूरी पार्टी में, पूरे प्रदेश में आज की तारीख में आप किसी से बात कर लीजिए, मैं एक नाम नहीं लूंगा, हर जिले में वो लोग बैठे हैं जो व्यथित हैं, जिनकी नहीं सुनी जा रही है, वो अपनी सरकार में पीड़ित है, और कल उन्हें मौका मिले तो सबसे पहले उतार के घर बैठा देंगे। ये परिस्थिति बहुत खतरनाक है। सवाल, और ये मेरे को बार बार सोचने पे मजबूर करता है, इतनी विषम परिस्थिति में भी बीडी शर्मा बड़े स्मार्टली अपना समय निकाल देते हैं। बीडी शर्मा ने जो अभी सदस्यता अभियान था वो 1 करोड़ पहुंचा दिया। आप आरोप लगाते रहिए, चिल्लाते रहिए, पर उन्हें 1 करोड़ का फिगर दे दिया। एक दूसरा बीडी शर्मा जी का हम देखेंगे, कुछ दिनों से उन्होंने अपने आप को तटस्थ कर लिया है, बहुत ज्यादा विवादों में नहीं पड़ते हैं। पहले जिस तरह के तीखे बहुत ही हमलावर बयान आते थे उसको भी उन्होंने अब थोड़ा सा कंट्रोल किया है। बयान तो अभी भी दे रहे हैं पर वो बहुत सधे हुए बयान दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन सब में सबसे चतुर नेता, सबसे स्मार्ट खेलने वाला नेता और अपनी कुर्सी को बड़े सेफली बचाने वाले नेता बीडी शर्मा है बीजेपी में? देखिए, बीडी शर्मा शुरू से, क्योंकि बचपन से संगठन में है और उनको नस-नस मालूम है कि कब कैसे क्या करना है। अपमान तो उनका बहुत हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सीना तान के खड़े हैं और उन्होंने प्रमाणित किया। सर, मैं कहना नहीं चाह रहा था कि अपमान हुआ है, आपने कह दिया। हालांकि मैं भी महसूस वही कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं बीडी शर्मा, अपमान ना कह के मैं ये कहना चाहता था कि बीडी शर्मा की इन 9 महीने में जो उपेक्षा हुई है संगठन अध्यक्ष के रूप में। मैं दूसरी बात कहता हूँ, उनके संसदीय क्षेत्र के दोनों कलेक्टर बदल दिए गए। नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूँ कि जीत के लिए अगर शिवराज सिंह जिम्मेदार हैं तो उतने ही विष्णुदेव शर्मा भी जिम्मेदार हैं। तो जब उनको शिवराज सिंह को आपने अपनी कैबिनेट में 5वें नंबर पे लिया, तो 10वें नंबर पे तो बीडी शर्मा को ले सकते थे आप। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है। आज पूरे देश में आप देखिए, जो जातीय गणित नरेंद्र मोदी और अमित शाह खेल रहे हैं, उसमें ब्राह्मणों के लिए कोई जगह नहीं है। बीडी शर्मा सरवाइव कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। अगर उनका बस चले ना तो वो किसी ब्राह्मण को, किसी राजपूत को, किसी बनिया को नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि उनको अब अपनी कुर्सी बचानी है। तो ओबीसी जैसे जैसे राहुल दबाव देते हैं जातीय जनगणना की, वैसे वैसे वो, अन्यथा मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का क्या तुक था? क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में यादवों को वो करना था, उत्तर प्रदेश में नहीं हुए, लोकसभा में ऐसी तैसी हो गई, बिहार में भी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तो अब तो आप ये देखिए कि ऐसा ना हो कि किसी दिन मध्य प्रदेश में अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों बदल जाए। चूंकि दोनों गुजराती, उनके खून में व्यापार है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा है, तो वो अपना गणित देखेंगे। और आने वाले चुनावों में जो कुछ होने वाला है, एक तरफ वो वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं, कभी नहीं करा पाएंगे। 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, जो हरियाणा महाराष्ट्र के साथ जाना था उसको नहीं कर पाए, तो वो सिर्फ मौका देख रहे हैं और अपना हित देख रहे हैं। उनके लिए ना पार्टी, ना संघ, ना संगठन, कोई मतलब नहीं है।
और जब तक उनकी कृपा है तब तक यहाँ ऐसे ही चलेगा। जिस दिन उनका मूड बदला उस दिन कुछ भी हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, अरुण दीक्षित जी ने आज एक बार फिर बिल्कुल खरी खरी मेरे चैनल पे बताया है भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी क्या चल रहा है। यहां तक बोल दिया अरुण दीक्षित जी ने, यदि यही हालात रहे तो देखना बहुत जल्दी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विस्फोट हो सकता है। और एक बड़ी बात, इससे भी 2 कदम आगे 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 कहा है कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बदल दिए जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अंदरूनी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जैसे आप कहते हैं कि आग के ऊपर राख डाल दी जाती है, राख दिखाई देती है, आग दिखाई नहीं देती, वैसे ही इस समय मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो अंदरूनी रूप से हलचल मची हुई है वो किसी दिन बड़े लावा के रूप में सामने आ सकती है। आज अरुण जी ने जो बात कही है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को सुनना चाहिए, और यदि वो चाहते हैं संगठन का भला तो इन तमाम सारे मुद्दों को सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए। वरना हम पत्रकार हैं, हमें तो खबर दिखाने में आनंद आता है। हम सारी चीजें एक एक चीजें हम खुलकर पूरे पब्लिक के बीच में रख रहे हैं। वाकई इस समय मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में वो सब कुछ नहीं हो रहा है जिस तरह की कार्रवाइयां हुआ करती थी। संगठन में विरोध करने वालों को जब कार्यालय बुला के डांटा जाता था, उसके बाद हिम्मत नहीं होती थी दोबारा। हमने तो देखा केपी सिंह जो सांसद रहे गुना के, सिंधिया जी को लेने के बाद भी केपी सिंह ने थोड़ा बहुत बोला, लेकिन जब संगठन ने आंखें दिखाई तो उन्होंने भी अपने मुंह पे पट्टी बांध ली थी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो निश्चित तौर पे अनुशासन का जो एक सीमा है उसको लगातार लांघा जा रहा है, रोज लांघा जा रहा है। और संगठन की ये जो चुप्पी है वो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो पकड़ है वो ढीली पड़ती जा रही है। आज अरुण जी ने बहुत सारी चीजें साफ और बहुत सारी चीजें इस सारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मेरे चैनल के जरिए भेजने की कोशिश की है। आप माने ना माने ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप सबको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।